सीकर के खंडेला में एक घर में माँ बेटे रहते थे। पिता की मौत हो चुकी थी, बेटे की शादी होने वाली थी। घर में तैयारियां चल रही थी, शादी की खरीदारी की जा रही थी, रिश्तेदारों को कार्ड बांटने के लिए लिस्ट बनाई जा रही थी। अचानक शादी के 19 दिन पहले घर में माँ बेटे की लाश मिलती है। पुलिस पहुंची तो महिला का शव फंदे से लटका हुआ था और बेटा फर्श पर माँ के पैरों में पड़ा था। पुलिस तय नहीं कर पा रही थी कि यह सुसाइड है या मर्डर। केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। जगह थी सीकर जिले का खंडेला का हमीरपुरा गांव। 22 अगस्त 2023 शाम के 6 बजे का वक्त एक शख्स ने गांव के पावर हाउस के पास बने एक मकान का गेट खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह शख्स काफी देर तक गेट खटखटाता रहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उसे अंदर से नहीं मिल रहा था। उसने किसी को फोन पर बातचीत की। इसके बाद गेट से मकान की छत पर चढ़ गया। मकान से बदबू आ रही थी। उसने रोशनदान से कमरे में झांक कर देखा और जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। सजना नाम की महिला का शव फंदे से झूल रहा था। वहीं उसके बेटे लोकेश का शव महिला के पैरों में पड़ा हुआ था। युवक ये सब कुछ देखकर बुरी तरह घबरा गया। तुरंत छत से उतरा और बाहर आ गया। उसने घटना की सूचना मृतक युवक के जीजा महिपाल और ग्रामीणों को दी। महिपाल ने मौके पर पहुंचकर गेट को खोला। अब सूचना पर खंडेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इधर एक बंद कमरे में 2 शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी। घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाना पड़ा। पुलिस ने महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा। दोनों शव कई दिन पुराने लग रहे थे। कमरे से भयंकर बदबू आ रही थी। मृतक युवक के सिर पर चोट का निशान था। पुलिस को कमरे से कोई हथियार नहीं मिला। पुलिस सुसाइड मान रही थी, लेकिन ब्लाइंड मर्डर से भी इनकार नहीं कर रही थी। अब सूचना पर तत्कालीन सीकर एसपी परेश देशमुख, डिप्टी एसपी इंसार अली, थाना अधिकारी अशोक कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। एफएसएल, डॉग स्क्वाड, मोबाइल टीम, इनको सूचना दे दी गई थी। तीनों टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर देती है। पुलिस की टीम देर रात तक घटनास्थल पर बारीकी से जांच करती है। एफएसएल टीम को इस दौरान काफी अच्छे तथ्य मिल गए थे। अब पुलिस ने रात को शव खंडेला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अगले दिन पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सौंप दिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि मां बेटा साथ ही रहते थे। सजना के पति मांगूराम की 1.5 साल पहले मौत हो गई थी। वहीं उनका बड़ा बेटा मुकेश कुमार, जो 24 साल का था, बचपन से ही अपने ननिहाल में रहता था और एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। इसके बाद 23 अगस्त को बड़े बेटे मुकेश कुमार ने अपने छोटे भाई व मां के मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एसपी परेश देशमुख के निर्देशन में 2 टीमें बनाई गई। डिप्टी एसपी इंसार अली इस पूरे मामले की देखरेख में थे। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचना चाहती थी। इसके लिए पुलिस ने सबसे पहले लोकेश के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि लोकेश ने पिछले कुछ दिनों में जयपुर के काला डेरा निवासी कमलेश यादव से कई बार बातचीत की थी। कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस ने लोकेश के घर वालों से भी बात की। घर वालों ने बताया कि कमलेश यादव का लोकेश के घर काफी समय से अच्छा आना जाना था। पुलिस ने शक के आधार पर कमलेश यादव को केंद्र में रखा और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब पुलिस ने जब कमलेश यादव की हिस्ट्री खंगाली तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। कमलेश यादव सेक्स रैकेट में शामिल था। वह जयपुर में लड़कियों की सप्लाई करता था और उसका नेटवर्क भी काफी बड़ा था। अब पुलिस टीम कमलेश की डिटेल पता करके जयपुर पहुंचती है। कमलेश वहां पर नहीं मिलता। पुलिस टीम खाली हाथ सीकर लौट आती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कमलेश और लोकेश रोज फोन पर बात करते थे। दोनों के बीच एक लड़की को लेकर बातचीत होती थी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि कमलेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जयपुर के एक फ्लैट में रहता था। इधर पुलिस को एफएसएल टीम से कुछ और तथ्य मिले। साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत किसी तौलिए से गला घोटने से हुई है, लेकिन लोकेश की मौत सिर में गोली लगने से हुई है। एफएसएल टीम को मौके से आरोपियों के फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट भी मिल गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मां बेटे की मौत 20 अगस्त की रात को ही हो गई थी। 2 दिन तक शव घर में बंद पड़े थे और अब पुलिस जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी जोड़कर मामले की तह तक पहुंचना चाह रही थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अभी तक पुलिस के सामने मामले में एक ही कड़ी थी और वो थी कमलेश यादव। मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कमलेश का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था। वहीं काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस गिरफ्तारी में कामयाब नहीं हो रही थी। कमलेश की लोकेशन लगातार हरियाणा की आ रही थी। वो रोजाना हरियाणा के अलग अलग जिलों और अलग अलग गांवों में जा रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस एक बार फिर हमीरपुरा गांव पहुंची।
आसपास के लोगों व पड़ोसियों से पूछताछ की। पूछताछ में लोगों ने बताया कि दोनों माँ बेटा काफी खुश थे और शादी की खरीदारी कर रहे थे। लोकेश की शादी 8 सितंबर को होने वाली थी। उनके घर मेहमानों का आना जाना भी लगातार जारी था। घटना से 2 दिन पहले तक उनके घर में रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदारों के जाने के बाद ही 20 अगस्त को माँ और बेटे का मर्डर हो गया था। अब पूछताछ के बाद पुलिस को मामला और उलझता दिखाई दिया, क्योंकि अब रिश्तेदार भी शक के घेरे में आ गए थे। पुलिस ने कई रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ खास जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी। इधर पुलिस को कॉल डिटेल से पता चला कि लोकेश की बात हरियाणा के एक बड़े गैंगस्टर से भी होती थी। ये तथ्य सामने आने के बाद पुलिस ने दोबारा घटना की समय की लोकेशन चेक की। घटना के समय किसी भी अनजान व्यक्ति की लोकेशन लोकेश के आसपास नजर नहीं आई। अब 3-4 दिन बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम व मुखबिर की सूचना पर हरियाणा में दबिश देकर एक गैंगस्टर और कमलेश यादव को पकड़ लिया। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब कमलेश के साथ हरियाणा का एक शूटर रिंकू भी था। दोनों बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। इधर पुलिस भी अलर्ट पर थी। मोबाइल टीम लोकेशन ट्रेस करके दोनों का लगातार पीछा कर रही थी। पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तकरीबन 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। पुलिस को मुखबिर से कमलेश यादव व रिंकू की पहले सोनीपत और फिर रोहतक जाने की जानकारी मिली थी और इसी दौरान वो अपनी लोकेशन बार बार बदल रहे थे। अब पुलिस टीम ने उनका पीछा करके उनको हरियाणा के खरखोदा के गांव के एक मकान में घेर लिया। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी मकान कूद कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों का पीछा करके उनको पकड़ लिया। अब पुलिस आरोपियों को अरेस्ट कर खंडेला थाना ले आई। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। कई बातें सामने आई। तत्कालीन एसपी परेश देशमुख ने 31 अगस्त को सीकर एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर इस पूरे मामले का खुलासा किया। अब जैसा कि लोकेश का जयपुर आना जाना था, इस दौरान एक होटल में लोकेश की दोस्ती कमलेश यादव से हो गई। कुछ ही समय में दोनों गहरे दोस्त बन गए। लोकेश जब भी जयपुर जाता तो वो कमलेश से जरूर मिलता। बाद में आरोपी कमलेश का लोकेश के गांव हमीरपुरा आना जाना भी हो गया था। कई बार तो रात को लोकेश के घर पर ही रुकता था। कमलेश का लोकेश की मां से भी परिचय हो गया था। कमलेश ने उन्हें लोकेश की एक अच्छी सी लड़की से शादी कराने का झांसा दिया। उसने सजना को बताया कि उसकी परिचित एक लड़की है और वो लोकेश की शादी उस लड़की से करा सकता है। लोकेश व उसकी मां कमलेश की बातों में आ गए। उन्होंने कमलेश को बात आगे बढ़ाने के लिए कहा। कमलेश ने एक सेक्स वर्कर को वो लड़की बताकर लोकेश और उसकी मां से मिलवाया। लोकेश और उसकी मां कमलेश की ये चाल समझ नहीं पाए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब इसके बाद कमलेश ने शादी कराने के एवज में लोकेश से 5,70,000 रुपए की डिमांड रखी। लोकेश के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने जीजा महिपाल को पूरी बात बताई और शादी के लिए 3,70,000 रुपए उधार लिए। इसके बाद लोकेश ने कमलेश को अपने घर बुलाकर ये 3,70,000 रुपए सौंप दिए। अब शादी की तारीख 8 सितंबर तय हुई थी। माँ बेटा शादी की तैयारियों में जुट गए थे और खरीदारी कर रहे थे। घर में खुशी का माहौल था और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन किसी को जरा सा भी शक नहीं था कि आरोपी उनके साथ क्या करने वाला है। इधर जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, कमलेश का डर बढ़ता जा रहा था। उसे डर था कि शादी नहीं हुई तो उसकी पोल खुल जाएगी और उसे लोकेश को 3,70,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। हो सकता है कि लोकेश पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करा दे। इसी डर में उसने अपने शूटर दोस्त रिंकू के साथ मिलकर लोकेश का मर्डर करने की प्लानिंग बनाई। रिंकू ने उससे मर्डर की वजह पूछी। कमलेश ने झूठ बोल दिया कि लोकेश उसके साथ उसके ऑफिस में काम करता है और वह काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा है और उसे नौकरी से निकलवाना चाहता है, इसलिए उसका मर्डर करना है। ये सुनकर रिंकू मर्डर के लिए भी तैयार हो गया। अब कमलेश ने रिंकू के साथ मिलकर 3 बार लोकेश की हत्या करने की कोशिश की। दोनों आरोपी 12, 13 और 16 अगस्त की रात के समय भी लोकेश से मिलने के लिए उसके घर पर गए थे। दोनों का रात के समय मर्डर करने का प्लान था, लेकिन तीनों बार उनके घर पर रिश्तेदार मौजूद थे। ऐसे में उनकी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब 20 अगस्त शाम को 6 से 7 बजे के बीच कमलेश और रिंकू ने लोकेश को फोन किया और कहा कि वे उसे खंडेला मोड़ पर मिलेंगे। जिसके बाद दोनों अपने मोबाइल जयपुर में ही छोड़कर लोकेश से मिलने के लिए खंडेला चले गए। अब रात 10 से 11 बजे के बीच दोनों की मुलाकात लोकेश से हुई, जिसके बाद दोनों खंडेला मोड़ से लोकेश के गांव हमीरपुरा चले गए। रात के करीब 12 बजे लोकेश, कमलेश और रिंकू एक ही कमरे में सो गए। लोकेश की मां सजना अलग कमरे में जाकर के सो गई थी। अब देर रात लोकेश गहरी नींद में था, तब रिंकू ने सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कमलेश और रिंकू ने लोकेश का तो मर्डर कर दिया था,
लेकिन वो इस बात से डरे हुए थे कि उसकी माँ उनका राज फाश ना कर दे। दोनों ने उसे भी रास्ते से हटाने की ठान ली थी। अब दोनों ने नींबू की चाय बनवाने के लिए लोकेश की माँ को जगाया। सजना नींबू की चाय देने के लिए लोकेश के कमरे में गई। दोनों ने पीछे से तौलिए से उसका गला घोट करके सजना की हत्या कर दी। अब आरोपियों ने मर्डर को सुसाइड का एंगल देने के लिए एक रस्सी को सजना के गले में डालकर छत की जाली से लटका दिया। लोकेश का शव सजना के पास रख दिया। आरोपियों ने अपने फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट मिटाने के लिए आसपास आटे का छिड़काव भी कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी घर के मेन गेट का ताला लगाकर अपनी बाइक से वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। अब घटना के 2 दिन तक जब लोकेश और सजना ने फोन नहीं उठाया और न ही घर से बाहर निकले, तो जीजा महिपाल को शक हुआ। महिपाल ने अपने परिचित को भेजकर उनका पता लगाने को कहा। तब जाकर के इस वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल दोनों आरोपी सीकर जेल में बंद हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ये थी आज की क्राइम रिपोर्ट, जिसमें लोकेश और उसकी मां को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि कहीं कमलेश का राज ना खुल जाए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।